डायग्राम और उसमें हमने जनरल फॉर्मूलाज डिराइव किए थे पुलीज एंड ब्लॉक से रिलेटेड। आज हम उसी चैप्टर के एक नए टॉपिक को स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है फ्रिक्शन। तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि फ्रिक्शन क्या होता है। तो फ्रिक्शन जो होता है एक फोर्स होता है, सब फ्रिक्शनल फोर्स बोलते हैं, और ये किस नेचर का होता है? कांटेक्ट फोर्स होता है, ठीक है ना। यानी ये तभी वर्क करेगा जब दो बॉडीज कांटेक्ट में होंगी और उनके बीच अगर हम एक बॉडी को दूसरे बॉडी के पर स्लाइड करें, स्लाइड करने का मतलब है दो सरफेसेस के बीच रिलेटिव मोशन हो, तो उसी रिलेटिव मोशन तो जो अपोजिंग फोर्स लगता है उसे हम क्या बोलेंगे? फ्रिक्शनल फोर्स बोलेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पुट द हेडिंग फ्रिक्शन। फ्रिक्शन फ्रिक्शन क्या होता है? अ फोर्स एक्टिंग ऑन द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, अ फोर्स एक्टिंग at the point of contact of the object which opposes the relative motion between which opposes the relative motion बस सिंपल सा is called friction. Frictional force ये बेटा पैरेलल वर्क करता है। जैसे तुम्हारा क्या है, एक सरफेस है और यहाँ पर हम क्या करते हैं, फोर्स लगाते हैं F, तो इस अप्लाइड फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में ये क्या करेगा? वर्क करेगा। ऑब्जेक्ट और जो सरफेस है इसके बीच वर्क करेगा, ठीक है ना। तो ये कैसा है? पैरेलल वर्क करता है। तो फ्रिक्शनल फोर्स इज पैरेलल टू द contact surface। समझ में आ गई बात कि एक ऐसा फोर्स जो कि दो ऑब्जेक्ट्स के रिलेटिव मोशन का अपोज करता है उसे ही हम क्या बोलेंगे? फ्रिक्शनल फोर्स बोलेंगे। ये तुम्हारा अप्लाइड फोर्स है, तो इसके अपोजिट इनके दोनों सरफेसेस के बीच जो फोर्स लगेगा उसे हम क्या बोलेंगे? फ्रिक्शनल फोर्स। अब हम बात करते हैं बेटा टाइप्स ऑफ फोर्स। तो 3 टाइप के फ्रिक्शनल फोर्स होते हैं बेटा। हाउ मेनी टाइप्स? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स और बारी बारी से हम उसको डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट पहले हम लिख देते हैं फ्रिक्शनल फोर्स और ऑफ 3 टाइप्स। कितने टाइप के हैं? 3 टाइप के, और उसमें फर्स्ट हेडिंग है आपकी स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक का मतलब रेस्ट और फ्रिक्शन तो हम जानते ही हैं घर्षण। तो रेस्ट में कैसे फ्रिक्शन लगेगा? तो ऑब्वियसली लगता है जिसे हम एडजस्टिंग फोर्स बोलते हैं, ठीक है ना। कि सपोज दैट कि कोई ब्लॉक है, ठीक है, और उस पे हम फोर्स लगाते हैं, लेकिन ये ब्लॉक अपनी जगह से मूव नहीं होता है। मूव होना तो चाहता है, टेंड करता है, क्योंकि फोर्स लगा रहे भाई,
तो टेंड तो करना चाहता है बट इसकी इनर्शिया इतनी ज्यादा है कि मूव नहीं हो पा रहा है। तो इसका मतलब ये है किसी ऑब्जेक्ट के रेस्ट में जो फोर्स वर्क करता है उसे ही हम क्या बोलेंगे, स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है ना, यानी स्टैटिक फ्रिक्शन की कंडीशन में ऑब्जेक्ट मूव तो करना चाहेगा बट एक्चुअल मूवमेंट नहीं होगा, यानी एक्चुअल मोशन नहीं होगा। क्लियर? तो पुट द हेडिंग स्टैटिक फ्रिक्शन एंड यू मे राइट it is an opposing force it is an opposing force which come in play when the body tends to move on the surface but actual motion is not taking place। ठीक है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन आगे हम लिख सकते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन is the self adjusting force। यानी स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होता है, यानी अपने आप को एडजस्ट करने वाला फोर्स। ठीक है ना, और वो किस पर डिपेंड करता है, इनर्शिया पर डिपेंड करता है। जिसकी जितनी ज्यादा इनर्शिया होगी उतना ही ज्यादा उस पे क्या होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। मतलब जो किसी चीज का जितना ज्यादा अपोज कर सकता है, ऑब्वियसली जो जितनी भारी ऑब्जेक्ट होंगे उनका स्टैटिक फ्रिक्शन उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है ना, तो नोट कर लीजिए और फिर आगे हम सेकंड हेडिंग डालेंगे लिमिटिंग फ्रिक्शन। इसको नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, तो आगे हम चलते हैं और हेडिंग डालते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो पुट द हेडिंग सेकंड लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन का मतलब ही इसके वर्ड से हमें पता चलता है कि एक मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन अप्लाई करेगा। सपोज दैट ये ऑब्जेक्ट है और इस पर हम क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। पहले फोर्स हल्का सा लगाया, बॉडी मूव करना स्टार्ट नहीं हुई, और लगाया, इतना मतलब रैपिडली इंक्रीज कर रहे हैं, धीरे धीरे से क्या कर रहे हैं, इंक्रीज करें। एक ऐसी कंडीशन होगी कि हल्का सा भी अगर हम फोर्स इंक्रीज कर देंगे तो ऑब्जेक्ट क्या कर देगा, मोशन स्टार्ट कर देगा। तो यानी मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन जस्ट आफ्टर, यानी जिसके जस्ट बाद ऑब्जेक्ट मोशन करना स्टार्ट कर देता है, बिगिंस मोशन। ठीक है, उससे ही हम क्या बोलते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्या बोलते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन। हिंदी में होता है इसको सीमांत घर्षण बोलते हैं, सीमांत फ्रिक्शन। ठीक है ना, तो लिख लीजिए, इट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, इट इज द मैक्सिमम
value of static friction after which body just begins slide over the other surface is, इसको डिनोट कैसे करेंगे? इट इज डिनोटेड बाय एफएस, इसको एफएस से डिनोट करेंगे, ठीक है ना? तो जो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन होगा जिसके बाद ऑब्जेक्ट क्या करने वाला होगा, मूव करने ही वाला होगा, उसे हम क्या बोलेंगे बेटा? लिमिटिंग फ्रिक्शन। किससे डिनोट करेंगे? एफएस से डिनोट करेंगे। नोट कर लीजिए इसको और फिर हम इसके आगे फैक्टर्स अफेक्टिंग की बात करते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग रहेगी हमारी फैक्टर्स अफेक्टिंग लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्या कंडीशन होगी लिमिटिंग फ्रिक्शन की, यानी किस पर डिपेंड करेगा, ये बातें हम करेंगे। तो पुट द हेडिंग फैक्टर्स अफेक्टिंग लिमिटिंग फ्रिक्शन। पहला पॉइंट तो ये कि लिमिटिंग फ्रिक्शन ऑब्जेक्ट के नेचर पर डिपेंड करता है, यानी उसके रफनेस एंड स्मूथनेस पर डिपेंड करता है। पहला पॉइंट, लिमिटिंग फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन the nature of surface, that is smoothness and roughness। किस पर डिपेंड करता है? स्मूथनेस और रफनेस पर डिपेंड करता है, ठीक है ना? फिर बात करें सेकंड, एरिया एंड वॉल्यूम पर डिपेंड नहीं करता, जो एरिया ऑफ कांटेक्ट है उस पर डिपेंड नहीं करता। तो नेक्स्ट है, इट डू नॉट डिपेंड अपॉन द एरिया ऑफ कांटेक्ट। ये एरिया ऑफ कांटेक्ट पर डिपेंड नहीं करता है। थर्ड, जो लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है बेटा, जैसे ये अप्लाइड फोर्स हो गया तो इसके अपोजिट क्या होगा? फ्रिक्शनल फोर्स होगा। ऊपर की तरफ आर काम करेगा, नॉर्मल फोर्स, और नीचे की तरफ mg। तो अगर हम यहां पर बात करें तो लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है? नॉर्मल रिएक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। लिमिटिंग फ्रिक्शन is directly proportional to the normal reaction। नॉर्मल रिएक्शन इंपॉर्टेंट है बेटा ये, ठीक है? नॉर्मल रिएक्शन यानी एफएस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा आर के, और आर किसके इक्विवेलेंट होता बेटा? एमजी के। अभी हमने कहा कि वो इनर्शिया के क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता, मतलब
जितनी ज्यादा इनर्शिया होगी ऑब्जेक्ट की उतना ही ज्यादा उसका स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। तो यहां पर देख लेते हैं, प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाओगे तो एक कांस्टेंट ऐड होगा म्यू एस, और जिसे हम क्या बोलेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो लिख लेते हैं वेयर म्यू एस इज द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट constant which is known as coefficient of limiting friction, which is known as coefficient of limiting friction। और जो म्यूएस की वैल्यू है बेटा, जो कोएफिशिएंट है वो किस पर डिपेंड करेगा, जो कांटेक्ट सरफेसेस के नेचर पर डिपेंड करेगा। नेचर का मतलब स्मूथनेस और रफनेस पर डिपेंड करेगा। तो इसको फटाफट से नोट कर लीजिए जल्दी से, और फिर हम आगे पढ़ेंगे थर्ड टाइप की, उसको हम क्या बोलेंगे, काइनेटिक फ्रिक्शन। तो पुट द थर्ड हेडिंग काइनेटिक फ्रिक्शन। Put the heading kinetic friction। काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है बेटा, सिंपल सा कि ऑब्जेक्ट एक बार रन करना स्टार्ट कर देता, स्लाइड करना स्टार्ट कर देता। फर्स्टली हमको बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है इस मोशन को स्टार्ट करने के लिए। एक बार मोशन स्टार्ट हो गया, मतलब स्लाइड करना स्टार्ट हो गया ऑब्जेक्ट, तो उसकी जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो क्या हो जाता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, रैपिडली डिक्रीज कर जाता है, और एक फाइनाइट फ्रिक्शन को फाइंड करता है, फाइनाइट वैल्यू रह जाती है फ्रिक्शनल फोर्स की। तो ड्यूरिंग मोशन जो स्लाइड सरफेसेस के बीच जो फ्रिक्शनल फोर्स वर्क करता है उसे हम क्या बोलेंगे, काइनेटिक फ्रिक्शन बोलेंगे। तो लिख लेते हैं, when a body start motion over another surface, then value of static friction, limiting friction decreases rapidly and tends to a constant friction Fa, which is known as काइनेटिक फ्रिक्शन। हमने बेटा ये इसीलिए एक्सप्लेन किया
किया है। काइनेटिक फ्रिक्शन तो आप लोग ऐसे ही बता सकते हो कि ड्यूरिंग मोशन ऑब्जेक्ट यानी दो सरफेसेस के बीच जो फ्रिक्शनल फोर्स लगता है उसे हम क्या बोल देंगे, काइनेटिक फ्रिक्शन बोलेंगे। बट हमने ये इतना बड़ा लैंग्वेज इसीलिए लिखवाया है कि आप लोग समझ पाए कि लिमिटिंग फ्रिक्शन के बाद जो वैल्यू होती है फ्रिक्शनल फोर्स की वो डिक्रीज हो जाती है, और जब डिक्रीज हो जाएगी तो एक फाइनाइट या कांस्टेंट फ्रिक्शन वर्क करेगा, मतलब तब उसमें फोर्स कम अप्लाई करना पड़ेगा स्लाइड करने के लिए। तो ड्यूरिंग मोशन जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा उसे हम क्या बोलेंगे, काइनेटिक फ्रिक्शन। और किससे डिनोट करेंगे इसको, F के से डिनोट करेंगे। अगर इससे पहले ही हमने बात करी थी लिमिटिंग फ्रिक्शन की, तो जैसे सिमिलरली यहाँ पर भी तुम्हारा जो फोर्स हो जाएगा Fk इज इक्वल टू म्यू के आर, और यहाँ पर जो म्यू के होगा वो क्या होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन, सॉरी कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन होगा। ठीक है ना, तो फटाफट से नोट कर लीजिए और नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो हम नीचे ही लिख लेते हैं कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो सिंपली अगर हम यहां से कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को निकालेंगे तो F अपॉन R आ जाएगा। तो सिंपली इट इज डिफाइंड एज the ratio of friction, the ratio of frictional force to the normal reaction, that is mu is equal to F upon R। आप लोग बताइए इसका कोई यूनिट होगा, नहीं होगा। फोर्स की यूनिट न्यूटन होगी और नॉर्मल रिएक्शन की भी क्या होगी, न्यूटन होगी। ऑब्वियसली बात है, फोर्स है न्यूटन ही होगा। और R किसके बराबर है, mg के इक्विवेलेंट है भाई। mg है ma, कुछ भी कहो ना, तो चाहे ma हो या mg हो, g तुम्हारा एक्सेलरेशन है जैसे a, तो ये भी क्या हो गया, न्यूटन हो गया। तो यूनिटलेस हो गई, और यूनिटलेस है तो क्या होगी, डायमेंशनलेस होगी। ठीक है ना, बात समझ में आई। और ये किस पर डिपेंड करता है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन नेचर पर। कांटेक्ट, जो बॉडी कांटेक्ट होती है, सरफेस ऑफ कांटेक्ट होगी, उसके नेचर पर डिपेंड करेगा। तो जल्दी से नोट कर लीजिए फटाफट से इसको, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाएंगे। नेक्स्ट ओके, अब हम बात करेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन की। तो काइनेटिक फ्रिक्शन दो टाइप के होते हैं बेटा। कितने टाइप के, दो टाइप के। एक होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन और दूसरा होता है रोलिंग फ्रिक्शन। तो आगे लिख लेते हैं, काइनेटिक फ्रिक्शन आर ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट है स्लाइडिंग फ्रिक्शन, और सेकंड है रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन की बात करते हैं। स्लाइडिंग फ्रिक्शन तो आप लोग जानते हैं, कोई ऑब्जेक्ट अगर स्लाइड करता है तो उसके लिए सिंपल सा हमारे पास फार्मूला है जो अभी तक ही करवाए हैं हमने। अगर रोलिंग फ्रिक्शन है, रोलिंग फ्रिक्शन का मतलब क्या है, कोई सर्कुलर ऑब्जेक्ट है और उस पर क्या कर रही है, रोल कर रही है। ठीक है, जैसे व्हील।
तो रोलिंग फ्रिक्शन क्या होगा, जैसे मोशन इधर हो रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स किधर होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा, यानी इधर होगा एफ के। ठीक है, तो जो रोलिंग फ्रिक्शन है वो होता है, आगे लिख लेते हैं, रोलिंग फ्रिक्शन is directly proportional to the normal reaction and inversely proportional to the radius of sliding object, यानी जो स्लाइडिंग ऑब्जेक्ट की जो रेडियस होगी उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। यानी अगर हम बात करें तो एफ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा नॉर्मल रिएक्शन के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा बेटा रेडियस के। तो एफ आर इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू के कैपिटल आर अपॉन आर। ये तुम्हारा हो गया रोलिंग फ्रिक्शन का फॉर्मूला, नोट कर लीजिए। और नेक्स्ट हेडिंग डालिए, ग्राफ between applied force and frictional force। Put the heading graph between applied force and frictional force। तो ये तुम्हारा हो जाएगा अप्लाइड फोर्स, ठीक है, और ये हो जाएगा फ्रिक्शनल फोर्स। क्लियर? अब इनिशियली जैसे जैसे सपोज दैट यहां ऑब्जेक्ट है और अप्लाइड फोर्स 0 है, ठीक है, यहां पर अप्लाइड फोर्स क्या है 0 है, तो फ्रिक्शन भी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होगा, मैक्सिमम होगा। जैसे जैसे हम फोर्स अप्लाई करेंगे उसका स्टैटिक फ्रिक्शन भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, स्टैटिक फ्रिक्शन Fs, ठीक है। अब यहां पर आने पर एक ऐसी कंडीशन आएगी कि ऑब्जेक्ट जस्ट बिगिंस टू मोशन, जस्ट क्या करने वाला होगा, मोशन स्टार्ट करने वाला होगा। तो ये इस टाइप से मिलेगा। तो यहां पर जो होगा वो होगा हमारा लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्या हो जाएगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन और
इसकी वैल्यू कुछ डिक्रीज हो जाएगी और फिर ये क्या होगा, स्ट्रेट मूव करने लगेगा। तो यहाँ हम FL लिख देते हैं और ये हमारा एक बार मोशन में आ गया तो वो क्या हो जाएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन। तो ये रिलेशन है बेटा, आप लोग बना लीजिए इस डायग्राम को फटाफट से। और नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो put the heading angle of friction। यह है अप्लाइड फोर्स है बेटा। तो स्टैटिक फ्रिक्शन किधर काम करेगा, इस डायरेक्शन में काम करेगा, F या Fs लिख देते हैं। इसका नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ वर्क करेगा, ठीक है। अगर हम नॉर्मल रिएक्शन और स्टैटिक फ्रिक्शन की बात करें तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, कुछ इस तरीके से होगा और इसके बीच जो एंगल बनेगा उसे ही हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, फिर से सुन लीजिए, द एंगल between the resultant of frictional force and normal reaction with normal reaction, यानी इस नॉर्मल रिएक्शन और स्टैटिक फ्रिक्शन के रिजल्टेंट और नॉर्मल रिएक्शन के बीच जो एंगल फॉर्म होगा उसे हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। नॉर्मल रिएक्शन और स्टैटिक फ्रिक्शन के रिजल्टेंट और नॉर्मल रिएक्शन के बीच जो एंगल बनेगा उसे हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो सिंपली इट इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन may be defined as the angle of resultant of frictional force and normal reaction and the angle of resultant of frictional force and normal reaction with किसके साथ, with normal reaction, with normal reaction। उसी को हम क्या बोलेंगे बेटा, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है ना। तो यहां से अगर हम बात करें तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, Fs अपॉन r परपेंडिकुलर अपॉन बेस अपॉन परपेंडिकुलर
परपेंडिकुलर ऑन बेस। ठीक है, तो यहां से Fs इज इक्वल टू होता क्या है म्यू एस आर, तो यहां पे पुट करेंगे तो आ जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू म्यू एस आर अपॉन में आर, और आर से आर कैंसिल हो जाएगा, tan थीटा क्या आ जाएगा म्यू एस की इक्विवेलेंट आ जाएगा। नोट कर लीजिए फटाफट से, जो एंगल ऑफ फ्रिक्शन होगा उसका टेंजेंट कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के इक्विवेलेंट होगा। नोट डाउन कर लीजिए फटाफट से, और नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज, रिपोज का मतलब क्या होता है अपनी पोजीशन में पहुंचने का। ठीक है, तो सिंपल इट इज defined as the angle of inclined plane with horizontal such that body a body placed on it is just begins to slide। क्या करना है, स्टार्ट करते, स्लाइड करना स्टार्ट करते, और ये होता है tan थीटा इज इक्वल टू म्यू एस के इक्विवेलेंट, और ये हम अभी तुरंत प्रूफ करवाते हैं मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ओवर अ इंक्लाइंड प्लेन। ठीक है, तो फटाफट से नोट कर लीजिए इसको, 2 मिनट में इसको करवाते हैं, टाइम हमारे पास बहुत कम है। तो पुट द हेडिंग मोशन ओवर इंक्लाइंड प्लेन, मोशन ऑफ an object, motion of a block on inclined plane। तो इसके भी 2 हेडिंग रहेंगी। एक पहला हम करवाएंगे when object is at rest, और सेकंड करवाएंगे हम when object slides, जब ऑब्जेक्ट क्या करता है स्लाइड करता है। तो पहला एक इंक्लाइंड प्लेन बना दिया जो थीटा एंगल पर क्या कर रहा है इंक्लाइंड कर रहा है। यहां पर एक ब्लॉक रखा हुआ है जो किसमें है रेस्ट में है। यहां पर बात करें तो नॉर्मल रिएक्शन बिल्कुल प्लेन के अपवर्ड काम करेगा, लेकिन जो तुम्हारा एनर्जी है वो वर्टिकली डाउनवर्ड होगा, यानी ये प्लेन पर डिपेंड नहीं करेगा। यानी इसको अगर हम डिवाइड करें कंपोनेंट्स में तो इधर काम करेगा एनर्जी cos थीटा, ये तुम्हारा बेस हो जाएगा, और ये तुम्हारा हो जाएगा परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर की बात करें तो ये हो जाएगा एनर्जी
साइन थीटा। ठीक है, क्योंकि रेस्ट में है तो यार फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो होगा स्टैटिक होगा। क्लियर हो गया? ये तुम्हारा बेस है, ये हाइपोटेनियस है, तो बेस को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, cos थीटा इज इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और हाइपोटेनियस की वैल्यू क्या है mg, तो बेस हो जाएगा mg cos थीटा और इसी तरीके से परपेंडिकुलर हो जाएगा mg sin थीटा। तो जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो देखो बैलेंस कौन कौन किसको कर रहा है, तो r इज इक्वल टू हो जाएगा mg cos थीटा की इक्वेशन नंबर 1, और फ्रिक्शनल फोर्स किसके बराबर है, क्योंकि ये रुका हुआ रेस्ट में कब है, जब फ्रिक्शनल फोर्स इसके इक्विवेलेंट है mg sin थीटा के इक्विवेलेंट है। अरे तभी तो रुकेगा भाई, अगर ये ज्यादा होगा तो स्लाइड नहीं करेगा, ऑब्वियसली बात है। तो और कोई फ्रिक्शन नहीं लग रहा, सॉरी कोई एक्सेलरेशन वर्क नहीं कर रहा क्योंकि रेस्ट में है भाई। तो यहां से हम Fs इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, mg sin थीटा, और इक्वेशन 2 को अगर हम डिवाइड करें, इक्वेशन 2 डिवाइड बाय 1, तो यहां से mg और mg क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू Fs अपॉन r, और जिसको हमने अभी क्या कहा था, एंगल ऑफ रिपोज, ये आ जाएगा म्यू एस आर अपॉन में r, और tan थीटा क्या आ जाएगा, म्यू एस के इक्विवेलेंट। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर हम बात करें कि ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, स्लाइड कर रहा है, स्लाइड की कंडीशन में क्या हो जाएगा, थोड़ा सा चेंज आ जाएंगे। ये एंगल थीटा, ये ऑब्जेक्ट स्लाइड कर रहा है, सारी चीजें सेम, ये नॉर्मल रिएक्शन, ये mg cos थीटा, ये अगर थीटा है तो ये हो जाएगा mg, और इधर तरफ mg sin थीटा। अब क्योंकि ये स्लाइड कर रहा है तो इस पर क्या काम करेगा, एक्सेलरेशन वर्क करेगा, मतलब इसमें फोर्स भी वर्क करेगा, और फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन होगा। तो इस सिचुएशन में r तो बैलेंस करेगा mg cos थीटा को, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, mg cos थीटा इक्वेशन नंबर 1। लेकिन यहां पर अगर बात करें तो जो फोर्स होगा ma वो किसके बराबर होगा, अब mg sin थीटा क्या होगा, तुम्हारा इफेक्टिव होगा, तो mg sin थीटा, और इफेक्टिव कौन नहीं होगा, fk, क्योंकि ये अगर ज्यादा होता तो स्लाइड नहीं करता ना, तो यहां पर हो जाएगा माइनस का fk, और fk बराबर क्या होता है, म्यू के आर, और r को हम क्या लिख सकते हैं, mg लिख सकते हैं। तो यहां से अगर हम mg पुट करेंगे तो आ जाएगा mg sin थीटा माइनस म्यू के mg इज इक्वल टू ma, और यहां से mm कैंसिल करें तो आ जाएगा g sin थीटा माइनस म्यू के g इज इक्वल टू a, ये तुम्हारा आ जाएगा रिलेशन। तो इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स की, फ्री बॉडी डायग्राम से और फ्रिक्शन से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स की, तो आप लोग अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। और जो भी नेक्स्ट क्लास होगी हमारी, हम न्यूमेरिकल के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू ऑल।